नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में जल्द सार्वजनिक होगी अनुसंधान की रिपोर्ट। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अनुसंधान की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होगी। यूसीसी की नींव रखने से पहले ये गहरा अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के आधार पर ही यूसीसी पारित किया गया था। अभी तक पर्दे में रखी गई थी अनुसंधान रिपोर्ट। अब यूसीसी पोर्टल लागू होने से ये रिपोर्ट पहले आ जाएगी। पोर्टल का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। तो यूसीसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो अनुसंधान हुआ है, जो शोध हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यूसीसी पोर्टल के लागू होने से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी और पोर्टल का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद ही उत्तराखंड में यूसीसी पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूसीसी को लेकर अब जो अनुसंधान किया गया है उसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। अरुण, बताइए किस तरीके से ये अनुसंधान रिपोर्ट आएगी और कब तक उम्मीद है? क्या कुछ इस पर जानकारी आपके पास? जी रवि, देखिए यूसीसी को लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हुई और यूसीसी पारित भी हुआ और जैसे ही 2022 के बाद भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बनी, उसके बाद से ही जो है कमेटी गठित की गई थी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए और पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई थी, जिसने इस पर पूरा अध्ययन किया और इसका ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करके 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट जो है सौंपा, जिसके बाद मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी मिली और उसके बाद विधानसभा से पारित हुआ और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसे मिली। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम तक जो है यूसीसी प्रदेश में पूरी तरीके से जो है वो लागू हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो यूसीसी को अभी तक जो कार्य चल रहा है, जिसके बाद यूसीसी के पारित होने के बाद जो है पोर्टल का काम चल रहा है और पोर्टल का काम अभी करीब 90% जो है पूरा हो चुका है। ऐसे में यूसीसी को लागू होने में जो देरी लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि जिस तरीके से जो नगर पंचायत स्तर तक और निकाय स्तर तक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें प्रशिक्षण भी देना है किस तरीके से, क्योंकि जो पंजीकरण होगा, जैसे विवाह का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण, कई ऐसे जो है पंजीकरण उसमें करने होंगे, तो इसको लेकर प्रशिक्षण भी जो है लोगों को दिया जाएगा, उसके लिए जागरूक भी किया जाएगा। तो उसके लिए जो है थोड़ा समय इसमें लग रहा है क्योंकि प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम तक जो है यूसीसी पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है अनुसंधान रिपोर्ट भी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। अब अनुसंधान रिपोर्ट क्या है? इस अनुसंधान रिपोर्ट में जो है भारत के वैदिक काल से लेकर के संविधान सभा के स्थापित होने तक जो है तमाम जो अध्ययन किया गया है, जो जिस समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया उसने पूरा अध्ययन किया है और देश विदेश में जहाँ जहाँ यूसीसी लागू हुआ है, विदेशों में भी जहाँ जहाँ यूसीसी है, उन सभी पर लोगों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ा है जब से यूसीसी लागू हुआ। तो ये तमाम जो है अध्ययन किया गया और इसकी एक अनुसंधान रिपोर्ट कैसे नाम दिया गया और अनुसंधान रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई, जो कि अब प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जो है वो तैयारी में है और हो सकता है कि रिपोर्ट अक्टूबर से पहले ही जो है, जब यूसीसी पूरी तरीके से प्रदेश में लागू होगा उससे पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि जो लोग हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आ सके कि यूसीसी से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से यूसीसी कार्य होगा, किस तरीके की इसमें चीज़ें होंगी। क्योंकि जिस तरीके से कई चीज़ें यूसीसी में रखी गई, पर्सनल लॉ को लेकर जिस तरीके से काफ़ी चर्चाएं भी हुई और सभी ने अपने अपने सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं उनकी भी मान्यता जो है रद्द हो जाएगी यूसीसी के आने से। तो ऐसे में उस पर फिर क्या कुछ असर लोगों के जीवन पर रहा है, तो इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये तमाम चीज़ें उस अनुसंधान रिपोर्ट में है और इसे जो है सार्वजनिक किया जाएगा। और जैसे कि ताकि जो प्रदेश की तमाम जनता को जो है इसके बारे में जानकारी मिल सके कि यूसीसी अगर लागू होता है तो उसके बाद उनके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसको लेकर के प्रदेश सरकार की तरफ से जो अनुसंधान रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जा सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए तो अभी तक जो है इसे पर्दे में रखा गया था, अभी तक ये जो है सार्वजनिक नहीं हो पाई थी। ऐसे में आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये भी मानना है कि प्रशासन का कि जिस तरीके से अगर इसको पहले सार्वजनिक किया जाता तो फिर जो यूसीसी को विधानसभा में रखा गया उस पर चर्चा हुई तो
उसका इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे में तो इसके लिए जो है थोड़ा विलंब इसमें किया गया। और अब ऐसे में क्योंकि यूसीसी पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, पोर्टल का काम चल रहा है, 90% से अधिक जो है पोर्टल का काम पूरा हो चुका है, पंचायत स्तर तक कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब पूरा जो है कार्य यूसीसी को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से ये यूसीसी कार्य करेगा, तो इसको लेकर जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है और क्या जो है लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अरुण, यानी कि इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट जब आ जाएगी तो जो यूसीसी को लेकर मोटे तौर पर तो लोगों को जानकारी है, लेकिन उसकी बारीकियों को वो समझ पाएंगे कि अब किस तरीके से एक समान कानून जो है प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसके जो माध्यम होंगे, क्या पोर्टल पर इस रिपोर्ट को अपलोड किया जाएगा, लोगों के बीच इसको कैसे जो है समझाया जाएगा, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? तो हम दोबारा संपर्क करेंगे अरुण से और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अनुसंधान रिपोर्ट है और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि लोग यूसीसी को बखूबी समझ सकें। यानी कि मोटे तौर पर तो यूसीसी को लेकर कई बार प्रदेश के मुखिया भी इस बात का जिक्र हमेशा ही करते हैं अपनी जनसभाओं में। वो बताते हैं कि इससे क्या बदलेगा। विधानसभा में इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी जब इसको पारित किया गया। उसके बाद एक अनुसंधान रिपोर्ट जो इस पर आएगी, उसका सीधा मतलब ये है कि लोग यूसीसी की बारीकियों को समझ पाएंगे कि उनके जीवन में कानूनों के तौर पर किस तरीके का बदलाव आने वाला है। आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर सीएम धामी ने आज पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। भ्रमण के दौरान सीएम ने दुकानदारों, छात्रों समेत स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव भी लिए। पौड़ी में सीएम को भ्रमण के दौरान देखकर एक छोटा बच्चा उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भी दौड़ पड़ा। सीएम धामी ने पौड़ी पहुंचकर विकास भवन सभागार में मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने जिले के विकास कार्य और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी सतर्क रहकर आपदा के हालातों से निपटें। वहीं बैठक से पहले सीएम ने 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। जो भी घोषणाएं उन घोषणाओं को आगे बढ़ाएंगे और जो ऐसे सीता माता सर्किट जैसे हमारे बहुत महत्व के और बहुत हमारे आस्था श्रद्धा के स्थान हैं, उन स्थानों के लिए निश्चित रूप से करेंगे। वो हमारे धार्मिक तीर्थाटन के लिए भी बहुत हमको लाभ देने वाले हैं और उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक रूप से भी एक बड़ी धरोहर है। मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो, पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने, यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हो। क्योंकि मानसून सीजन शुरू है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी इस संदर्भ में संबंधित विभाग है, विशेषकर जैसे PWD डिपार्टमेंट है, उनको आदेशित किया और माननीय जिला अधिकारी महोदय को आदेशित किया कि आप इस बारे में मानसून सीजन को देखते हुए तुरंत इसमें जो भी कार्रवाई होती है और सरलता से जो भी लोग हैं, जो भी जनपद के निवासी हैं, एक संदेश जाना चाहिए कि मतलब सरलता से काम निकले और कोई भी काम पेंडिंग। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग है, लिहाजा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, जहां विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। क्या लोकसभा की तरह देवभूमि की जनता उपचुनाव में भी बीजेपी का साथ देगी या फिर कांग्रेस को मौका देगी? इस रिपोर्ट में देखिए। पहले किस प्रकार आए दिन नए नए घोटाले सामने आया करते थे,
क्योंकि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था, सत्ता हासिल करो, जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर अपनी तिजोरियों को भरो। आज कांग्रेस ने देश में झूठ और भ्रम के जरिए जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस तरह जनता को भ्रमित किया और किसने नहीं किया, इसका फैसला वोट देकर जनता ने कर दिया है। और अब उपचुनाव में भी जनता ये तय कर देगी कि दरअसल किसी पार्टी के नेताओं की बातों में कितना दम है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव है, लिहाजा सोमवार चुनाव प्रचार थम गया। लेकिन आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में दोनों सीटों पर पूरी ताकत लगा दी। कभी ये बेरोजगारी पर भ्रम फैलाते हैं, कभी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, कभी हिंदुत्व में फर्क करके भ्रमित करते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में इस जो इनकी घटिया राजनीति थी, जनता ने उसको जवाब दे दिया। चुनाव में हार के बाद भी ये जनता को भ्रमित करके हार गए चुनाव में। देखिए हार गए हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी जीत कर ली हो। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि 543 सीटों में से 99 नंबर आए, 100 में से 99 नहीं आए हैं। अब बताइए 99 ज्यादा होता है कि 240 ज्यादा होते हैं? कौन जीता? अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम जीते हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इनकी असलियत जान चुकी है। बदलते भारत की जनता न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी पार्टियों की सच्चाई जानती भी है और अच्छे से सब कुछ समझती भी है। 10 जुलाई को उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को भी कांग्रेस काल्पनिक बताती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस सनातन धर्म और संस्कृति की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रभु श्री राम उनको काल्पनिक लगते थे। हम सब जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, हमको कोई परेशानी होती है, कोई कष्ट होता है, तो हम सबके मुंह से क्या निकलता है? राम राम, हे राम। कोई कहता है श्री राम, कोई कहता है जय राम। हर क्षण जिनका नाम लेते हैं, उनका मंदिर भी इन्होंने नहीं बनने दिया। वकीलों की एक बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी। राम सेतु को भी ये काल्पनिक बताने लगे और कांग्रेस तुष्टीकरण की एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इतनी अंधी हो गई है कि अब उन्हें सभी हिंदू हिंसक नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज लोकसभा के अंदर इस लोकतंत्र के मंदिर में पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने का काम करते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पर है। मौजूदा वक्त में दोनों ही दलों के वरिष्ठ से लेकर कार्यकर्ता तक एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक और जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस पर चुन चुनकर सियासी हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरीय नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। माननीय चुनाव आयोग को पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, आज भी हमने निवेदन किया, हमने ज्ञापन भी दिया आयोग को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। निर्दोष कार्यकर्ताओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी जा रही है, नंगा नाच करने की छूट दी जा रही है। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। खुलेआम भाजपा के लोग शराब बेच रहे हैं, शराब की सप्लाई कर रहे हैं, जगह जगह पर खुलेआम बिना परमिशन की बैठकें कर रहे हैं। हमने ये बात कही। आज चुनाव प्रचार थम गया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव के दिन कम से कम इस पर अंकुश लगना चाहिए। चुनाव आयोग को मशीनरी को टाइट करना चाहिए और जो सरकारी मशीनरी है उसको सरकार के आदेशों का पालन न करके चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी ने दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है। पुष्कर सिंह धामी की बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभा हुई और वहां की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, लिहाजा दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है।
निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु बद्रीनाथ के और मंगलोर की जो देवतुल्य हमारी जनता है वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही बटन को दबाएगी और निश्चित तौर पर हमें विजयी बनाएगी। इसका अभी प्रमाण ये भी है कि 5 लोकसभा सीटों में हमारी देवतुल्य जनता ने हमें कमल खिलाकर दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ही विजय होकर आएगी। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी अपने जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने दूसरे दलों से प्रत्याशी लाए हैं। ऐसे में जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा और जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों पर प्यार दुलार लुटाया, तो उससे मैं जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और हमारे वरिष्ठ लीडरशिप भी लगातार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी से कैंप करती रही है। हमारे विधायकों ने बहुत अच्छा काम जो है दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में किया है और निश्चित तौर पर क्योंकि दोनों प्रत्याशी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता के लिए संघर्षशील रहे हैं, दोनों क्षेत्रों की जनता इस बात को जानती है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पार्टी के अंदर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी दे ही नहीं पाई, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आयात करके प्रत्याशी उतारे हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही अपनी पार्टी के निर्णय के प्रति आक्रोश है, जिसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज कराएंगे। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट तो दिया, वहीं कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला को टिकट दिया है और मंगलोर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही मंगलोर में बसपा के दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को मैदान में उतारा है। अब 10 जुलाई को दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता किसका साथ देती है, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। देहरादून से एजेंट 24/7 के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट। सड़क परिवहन मंत्री अजय टमटा द्वाराहाट विधानसभा के बागवाली पोखर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर मंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर अजय टमटा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश के साथ उत्तराखंड की तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग की दिशा और दशा सुधारने का समय आ गया है। इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली गई है, जिसमें हल्द्वानी से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 109 को जल्द ही डबल लाइन करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आज जोराहट में हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का निरंतर कार्यक्रम रहा है और कार्यक्रम के साथ साथ मैंने सबको आभार भी किया है। और जो मेरा मंत्रालय के माध्यम से हम बहुत सारे काम यहाँ करने वाले हैं। बड़ा बात ये यहाँ से जो जूनागढ़ से खेड़ा अल्मोड़ा से वो हमारे नीचे पानी खाते और सम्मिलित करेंगे। और एक रामनगर से मासी होते हुए आता है, इसको भी हम जो है 11 से लेंगे। परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा जी के दौरान विधानसभा में प्रथम बार आगमन जोरदार खैर मकदम किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये कार्यक्रम जो था आज मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम था और कहीं न कहीं लोगों का उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला था। और वहीं परिवहन मंत्री जो अजय टमटा जी से जब हमने इस संदर्भ में बात की और उन्होंने कहा कि जो राज्य की जो सड़कें जो NH में हैं उनकी दिशा और दशा सुधारने का समय आ गया है और उनको बहुत सुंदर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो NH में कई लोगों ने जो कलमटों को जाम किया हुआ, कलमट बंद कर दिए गए हैं जिससे रोडें टूट रही हैं, उनको लेकर के कहीं उन्होंने कहा कि उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जाएगी और इसका हमने रोड मैप तैयार कर लिया है और शीघ्र ही इस पर अमल किया जाएगा। मैं कैमरा पर्सन तारा बिस्टी के साथ विमल शाह।
लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध और नियमों के खिलाफ चल रहे पैथोलॉजी लैबों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद सीएमओ की तरफ से बनाई गई टीम ने जिले भर में लैबों की जांच के लिए अभियान शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि लक्सर, रुड़की और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में टीम ने 5 लैब्स पर छापेमारी की, जहां 5 लैब नियमों के खिलाफ चलती हुई पाई गई। 5 लैब को बंद कर दिया गया है। साथ ही उनके मालिकों पर विधिवत जुर्माना भी लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी रहेगा और बिना नियमों के लैब चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेरी जो सलाह है इसमें, मेरी सलाह तो ये है, जिसका जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने कोर्स कर रखा है, लैब का कोर्स अगर किए हुए है, उसको अधिकार काम करने का और उसी को अधिकार करना चाहिए। अब जो एरा गैरा नत्थु खैरा बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी बात के उन्होंने अपनी लैब खोल रखी, उन्हें कोई अधिकार काम करने का है नहीं, ना उन्हें करना चाहिए। 1000 रुपये जुर्माना लगेगा उसको पहली बार, दूसरी बार दोगुना लगेगा और उसके बाद फिर और ज़्यादा लगेगा, जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अभी तक कितनी लैब की जांच आपने की? आज मैंने 5 लैब की, 5 लैब को मैं बंद करके आया हूँ। उनके स्वामी को भी बोल के आया हूँ, वो पेनल्टी खुद बैंक में जमा करेंगे। वो स्वयं लेके आ रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा। अभी कितनी और टारगेट है? अभी टारगेट नहीं, पूरा सबको हम लोगों ने पहले भी आह्वान किया था कि आप उन लैबों को स्वतः बंद कर दें जिसमें ना कोई एलटी है, ना कोई डॉक्टर है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनकी शिकायतें हो रही बार बार, उन शिकायतों के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू से, जहां पर जम्मू में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले में कठुआ में जवानों की गाड़ी पर यह आतंकी हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू के कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए, 6 जवान अस्पताल में भर्ती हैं, 6 जवान घायल हुए हैं। शहीदों में उत्तराखंड के जवान भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि टिहरी के आदर्श नेगी भी इस हमले में शहीद हो गए। इसके अलावा जम्मू के कठुआ में जवानों की गाड़ी पर जब हमला हुआ तो इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 6 जवान घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जम्मू में कठुआ में ये आतंकी हमला हुआ है, गाड़ी पर यह आतंकी हमला हुआ है। शहीदों में उत्तराखंड के जवान भी शामिल हैं और उत्तराखंड में इस दुख की घड़ी में सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें सभी को श्रद्धांजलि दी है। टिहरी के आदर्श नेगी इस हमले में शहीद हो गए। तो जम्मू के कठुआ में जवानों की गाड़ी पर यह आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये दुखद खबर है, शहीदों में उत्तराखंड के जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस पूरी घटना के बाद आर्मी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और अब आगे किस तरीके का यहाँ पर काम किया जाएगा उसको लेकर अलर्ट हो गई है। लेकिन ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है, जहाँ पर आतंकी हमला हुआ, सेना के जवानों की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है कठुआ में, जिसमें 6 जवान घायल हो गए जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री से कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन पटेल समेत कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरना स्थल पर आयोजित पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर 15 जुलाई तक बाहर निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो लक्सर में चक्का जाम किया जाएगा और फैक्ट्री गेट पर तालाबंदी भी होगी। तरह तरह के संगठन के सब जितने हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने 24 तारीख को एक धरना दिया जो कार्मिक धरना था। पहली तारीख को एक महापंचायत बुलाई गई, उनका मशवरा लिया गया हमारा क्या करना है। मशवरा लेने के बाद में एक हमने उनसे सलाह ली तो हमने एक घोषणा की थी 8 तारीख को। हमारे जो कार्मिक हो उसमें घोषणा तो मैंने भी की थी, आमरण अनशन पर बैठेंगे,
अमरन अनशन 16 तारीख तक चलेगा। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो बाद में हैं, पहले ये हम लश्कर के लोग। जहाँ तक इन श्रमिकों को समर्थन और सहयोग की बात है, उस पर सभी की 36 बिरादरियों का समर्थन इन श्रमिकों को प्राप्त है। और यहाँ का जो प्रबंध तंत्र अपने हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जो इन श्रमिक उन्होंने निकाले हैं, अब तक की जो वार्ता हुई है उनमें कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। अब तो अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है कि दूसरा कोई इशू ही नहीं, इनको अंदर लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो यह आंदोलन उग्र रूप। सभी को पता है कि कैबिनेट ने कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसा वो बता रहे हैं, निकाला गया था। टोटल यहाँ पे 14 लोग हैं जो 24 तारीख से उनके साथ किसान यूनियन भी है और यूनियन भी जुड़ गई है। 24 तारीख से ये लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने भूख हड़ताल की बात की है, अनशन की बात की है कि आज 8 तारीख से हम लोग अनशन पे बैठेंगे, इसको लेके अगर कंपनी कोई डिसीजन नहीं लेती है तो यही ज्ञापन है। और दूसरा, इस संबंध में मेरी कई बार कंपनी से भी वार्ता